हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल पे द लर्निंग प्लेस पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके मैप ऑफ इंडिया का यानी भारत के नक्शे को हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। उसमें आज आपका ये तीसरा क्लास होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग बहुत सारे चीजों को पढ़ेंगे और बहुत सारे चीजों को समझते हुए चलेंगे। ऐसे तो हमने जो समझाने वाली बातें थी मैप ऑफ इंडिया में, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। अब जो भी आज हम लोग पढ़ने वाले बस उसका नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। ठीक है, जो पीछे पढ़ के आए हैं बार बार मैं आपसे बोलती हूँ कि थोड़ा सा एक बार उसे जाके आप लोग एक बार देखिएगा कि हमारे पिछले सेशन में मैंने मैप ऑफ इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन भी कराया है और मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया कि किस तरह से जो हमारा यूपीएससी है आपके इस मैप से क्या करता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत का लोकेशन कहाँ है। भारत को जब ग्लोब पर देखते हैं तो कहाँ हमारा भारत स्थित है। फिर मैंने भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को बताया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मैप ऑफ इंडिया में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है देखिए, तो मैप ऑफ इंडिया में आज आप लोग टॉपिक लिखिएगा भारत के सुदूरस्थ बिंदु। यानी हम लोग जानेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है। थोड़ा सा बेसिक आपको लगेगा लेकिन पढ़ना इसी पे जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो टॉपिक आप लोग लिखिएगा भारत के सुदूरस्थ बिंदु। सुदूरस्थ, भारत के सुदूरस्थ बिंदु। बिंदु, ठीक है। भारत के सुदूरस्थ बिंदु का मतलब क्या हो गया, हम लोग इसमें जानेंगे कि हमारे भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसकी बात करें, भारत के आपके सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें कि कौन सा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मैप पर ही देखते चलिएगा। तो देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपका इंदिरा कॉल है। मेरे साथ बोलिए क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, एक मिनट थोड़ा सा इसे मैं, भारत का, एक मिनट। हाँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए भारत के सुदूरस्थ बिंदु, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ऐसे लिखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। मेरे साथ बोलिए कौन सा है, इंदिरा कॉल। तो यहाँ पे लिखिएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है। यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो गया, इंदिरा कॉल। अब भारत के हम लोग क्या आते हैं, पश्चिमी बिंदु पर आते हैं। वो आगे मैं बाद में बताऊंगी कि ये जो हमारा इंदिरा कॉल है वो किस अक्षांश पर स्थित है, वो आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सारे बिंदु को जान लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग लिखिएगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का पूर्वी नहीं पश्चिमी, ठीक है, सॉरी। भारत का, एक मिनट, भारत का सबसे पश्चिमी, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उसका नाम क्या है, गुहार मोती। क्या है, मेरे साथ बोलिए, गुहार मोती। ऐसे लिखिएगा गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती। अगर इसे इंग्लिश में आपको लिखना है तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं गुहार मोती।
गुहार मोती। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मैम क्या है, इंदिरा कौल है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती है। अब सबसे हम लोग पूर्वी बिंदु पर आते हैं कि हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो देखिए, आपका जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम क्या है, किबुथु। देखो यहाँ पे लिखो, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु। थोड़ा सा बेसिक बात है लेकिन जानना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, किबिथु, किबिथु, ये हो गया आपके भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अब आते हैं हम लोग भारत की मुख्य भूमिका, मतलब जो सबसे मतलब भारत की मुख्य भूमिका, अगर आपसे कोई बिंदु पूछेगा तो वो कौन सा हो जाता है, हमारा कन्याकुमारी हो जाता है। ये नहीं कि इंदिरा पॉइंट बता देना, इंदिरा पॉइंट क्या है, हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमिका बिंदु कौन सा है, तो उससे उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। तो यहाँ पे है आपका कन्याकुमारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की मुख्य भूमिका बिंदु, भारत की मुख्य भूमि मुख्य भूमिका बिंदु मैम क्या नाम है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, कन्याकुमारी। ये तो हो गया हमारे भारत की मुख्य भूमिका बिंदु। अब हम लोग आते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पे। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाता है हमारे भारत का, तो वो होता है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है, आपके ग्रेट निकोबार पर क्या है, स्थित है। ग्रेट निकोबार मैम क्या है, तो अंडमान एंड निकोबार में से एक हमारा आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में कुछ छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, आइलैंड्स है। ठीक है, द्वीपों का क्या है, समूह है। और इन्हीं द्वीपों द्वीपों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार बोलते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ आपका स्थित है, तो इस ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पे लिखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है मैम, इंदिरा पॉइंट है। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गए आपके भारत के सुदूरस्थ बिंदु का जो टॉपिक है, ये होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका एक बार क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको भारत के सुदूरस्थ बिंदु पढ़ाना स्टार्ट करा था, और मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग जानेंगे क्या, तो भारत के उत्तरी बिंदु को जानेंगे, सबसे उत्तर में जो है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल हो गया, सबसे पश्चिमी गुहार मोती हो गया, गुहार मोती। सबसे हमारा पूर्वी बिंदु किबिथु हो गया, और भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा हो जाता है, कन्याकुमारी हो जाता है। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार पर क्या है, स्थित है। मैम ग्रेट निकोबार क्या है, तो ग्रेट निकोबार आपके अंडमान निकोबार में से एक छोटा सा एक द्वीप का समूह है। ठीक है, मतलब आइलैंड है। तो ये तो हो गया हमारा भारत का सुदूरस्थ बिंदु। अब हम लोग आते हैं अपने अच्छे से टॉपिक पे, मतलब अच्छा टॉपिक नहीं, सारा बात बेसिक ही बताएंगे। अब आते हैं हम लोग कि भारत का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितना है, यानी भारत का विस्तार आपका क्या है, अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक आप लोग लिखेंगे, भारत का विस्तार, भारत का विस्तार कितना है। देखिए, ये सारी बातें बेसिक है,
बेसिक है। अगर आप लोग इसे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो वो बहुत क्या हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप लोग सिविल सर्विस का मतलब सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इतने छोटे-छोटे बातों को नहीं जानेंगे। मान लो आपसे कभी हो सकता है इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है और नहीं जानोगे, इस बात को जानोगे तो कितना बड़ा इंसल्ट होगा, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये नहीं कि हम लोग जानते हैं तो छोड़ दें, नहीं जानते हो तो एक बार देख लो, और जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग भारत का विस्तार देखते हैं। तो भारत के विस्तार में मैम हम लोग देखेंगे क्या कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबाई है, पश्चिम से पूर्व तक कितना लंबाई है, और इंडिया के एरिया को मैंने आपको बता दिया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया हमारा इंडिया ऑक्युपाई करता है, ये भी बात मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा भारत का विस्तार में, तो एक हमें छोटा-सा मैप की ज़रूरत पड़ेगी। ये है हमारे इंडिया का मैप, ठीक है? आपके इंडिया का ये हो गया मैप। अब हमें देखना क्या है भारत के विस्तार में कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है, भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितना है। तो देखिए ये हो गया हमारा, ये आपका उत्तर से दक्षिण लंबाई। तो भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3214 किलोमीटर, ठीक है? और भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर कितना विस्तार है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए। भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर कितना विस्तार है, इसका विस्तार जो है वो 1933 किलोमीटर है, ठीक है? 1933 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है एक बार कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है। तो यहाँ पे लिखिएगा भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो मैम 3214 किलोमीटर है। यानी अगर आपको कहाँ जाना है, यानी कन्याकुमारी से आपको कहाँ जाना है, कश्मीर जाना है, तो आपको मतलब एक ट्रेन पकड़ेंगे, कितना जो किलोमीटर रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है? अब हमारा आता है पश्चिम से पूर्व की ओर कितना इसका विस्तार है, तो भारत का पश्चिम से पूर्व पूर्वी विस्तार लिख देते हैं, ठीक है? ओके, एक मिनट। भारत का पश्चिम से पूर्वी विस्तार, पूर्वी विस्तार कितना है मैम? 2933 किलोमीटर है। ये तो हमने भारत के विस्तार को देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ बेसिक बातों पर आते हैं। हम लोग क्या जानेंगे, भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों का नाम जानेंगे, 5 5 सबसे छोटे राज्यों का नाम जानेंगे और 5 सबसे बड़े भारत के जिलों का नाम जानेंगे, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको अरेंज करने के लिए दे देता है कि कौन सा इसमें से जो राज्य है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, अब टॉपिक क्या होगा, भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, ठीक है? कौन कौन से राज्य हैं, थोड़ा सा उनका एक बार नाम आप लोग देखिएगा और मैप लेके चीजों को याद करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो पहला हमारा स्टेट कौन सा हो जाता है, आपका राजस्थान हो जाता है। राजस्थान जो कि क्या है, क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा हमारा हो जाता है, चलो इसी पेन से लिखते हैं, दूसरा हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रदेश, ठीक है? और हमारा थर्ड कौन सा हो जाता है, आपका महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र। एंड 4 नंबर पे हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश, उत्तर
प्रदेश। और हमारे 5th नंबर पे कौन सा हो जाता है? आपका हो जाता है गुजरात। गुजरात। गुजरात हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे भारत के 5 सबसे क्या हो गए, बड़े राज्यों का नाम हो गया। फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पे गुजरात। तो ये तो हो गए भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों का नाम। अब हमें आना है भारत के 5 सबसे छोटे राज्यों के नाम पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आपको बताने आना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि आपको मैप को याद करने का मैंने तरीका बताया था कि जब मैंने आपसे पूछा कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो पटाख दे ऐसे करना है। बस ये हमारा मैप हो गया किसका, मान लो छोटा सा ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का मैप हो गया। ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया। अब मैंने आपसे पूछा क्या है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो मैम ने उत्तर में बताया था, यानी मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य था, तो आपका उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश, हाँ ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य था, तो यहाँ पे आपका था राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और आपका दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य था, गुजरात था। गुजरात। ये भी बातें थोड़ा सा याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि कौन सा राज्य कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। और फिर हमारे मध्य प्रदेश के साउथ में कौन सा स्टेट आ गया था, आपका महाराष्ट्र आ गया था। महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके ईस्ट में कौन सा आ गया था स्टेट, हमारा छत्तीसगढ़ आ गया था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से ही क्या हो गया था, आपका अलग हो गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इस तरह आप लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। तो ये सारी बातें भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद करते हुए चलना है। अब आपसे कोई उत्तर प्रदेश पूछेगा तो उत्तर प्रदेश को आपको थोड़ा सा मैप पर देखना है और देखना है कि कौन कौन से राज्य उससे सीमा साझा कर रहे हैं। गुजरात हो गया, इसे भी देखना है, हर राज्यों को देखना है। तो ठीक है, तो ये तो हमारे भारत के 5 सबसे बड़े राज्य हो गए। अब हम लोग आते हैं भारत के 5 सबसे छोटे राज्यों का नाम देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा, भारत के 5 सबसे छोटे राज्य। छोटे राज्य कौन कौन सा है, जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि टॉपिक आज बहुत ज्यादा पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देश तक हमें कंप्लीट कर लेना है आज, ठीक है। तो देखिए भारत के 5 सबसे छोटे राज्यों में कौन कौन सा हो जाता है, सबसे छोटा कौन सा हो जाता है, गोवा हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपका सिक्किम हो जाता है, बस लिखते चलना है, थोड़ा सा ये याद करने वाला बात है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका त्रिपुरा हो जाता है। और चौथे नंबर पे आपका हो जाता है नागालैंड। और 5वें नंबर पे हो जाता है मणिपुर। मणिपुर, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं भारत के 5 सबसे छोटे राज्यों के नाम। पहले नंबर पे गोवा, दूसरे नंबर पे सिक्किम, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा, चौथे नंबर पे नागालैंड, 5वें नंबर पे मणिपुर। अब हम लोग आते हैं भारत के 5 सबसे बड़े जिलों के नाम पे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा, भारत के 5 सबसे बड़े जिले। सबसे बड़े जिले, ठीक है। सारी बातों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत के 5 सबसे बड़े जिलों का नाम अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा इसे ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है, कलेजा, कलेजा विवाह, इसका मतलब क्या हो गया अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। कलेजा विवाह, क से क्या हो जाएगा, हमारे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका कच्छ हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा, कच्छ। क से हो जाएगा कच्छ। ले से क्या हो जाएगा, आपका लेह हो जाएगा। यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, लेह हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया, जैसलमेर। जैसलमेर,
मेर। चौथा हो गया आपका बीकानेर, भारत का चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, बीकानेर हो गया, बीकानेर। और पांचवा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। तो ये हमारे भारत के पांच सबसे क्या हो गए, बड़े जिलों का नाम हो गया। पहला कच्छ, दूसरा लेह, तीसरा जैसलमेर, चौथा बीकानेर, पांचवा बाड़मेर। तो ये थोड़ा सा बेसिक बातें आपके दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कर्क रेखा के ऊपर, क्योंकि आपके एग्जाम में कर्क रेखा से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है, मतलब सबसे निकट स्थित है, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग कुछ शहरों का नाम देखेंगे, लेकिन आपको अगर ऑप्शन के हिसाब से पूछा जाएगा कि कौन सा शहर इसमें से सबसे अधिक निकट है, तो थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ना क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ये नहीं कि जो हमने लिखवा दिया वही एग्जाम में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा क्या होता है, और ये सारी बातें मैंने आपको इससे पीछे वाले क्लास में बता दिया है, बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि ये जो कर्क रेखा होता है यह आपका एक काल्पनिक रेखा होता है जो कि विषुवत रेखा के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा यह एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा होता है जो कि कहाँ स्थित है, विषुवत रेखा के ऊपर स्थित होता है, ठीक है, जो कि विषुवत रेखा के ऊपर स्थित होता है, स्थित होता है, ठीक है, विषुवत रेखा के ऊपर स्थित होता है। इस कर्क रेखा को मतलब और किस नाम से, मतलब ये किस अक्षांश को बोला जाता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है, ठीक है। अब ये हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है और कौन कौन से शहर आपके कर्क रेखा के एकदम निकट स्थित है, थोड़ा सा उसे जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो राज्य कौन कौन से, चाहेंगे तो सीक्वेंस में याद कर लेंगे, ऐसे तो आपको सीक्वेंस में ही याद करना चाहिए, क्योंकि कभी सीक्वेंस भी दे देता है कि आपको सीक्वेंस में ही सजाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखो, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, एक बार लिख लेते हैं। एक तो हो गया आपका गुजरात, गुजरात। दूसरा हो गया आपका राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान के बस थोड़े से एरिया से होके गुजरता है, ठीक है। आपका तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और हमारा चौथा हो जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। एंड हमारा 5 नंबर पे हो जाता है झारखंड, झारखंड। सब मैं सीक्वेंस में लिखवा रही हूँ, ठीक है। 6 नंबर पे हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। एंड आपके 7 नंबर पे हो जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा जो कि क्या है आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है स्थित है, ठीक है, त्रिपुरा। एंड आपके 8 नंबर पे क्या हो जाता है, 8 नंबर पे हो जाता है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो ये आपके भारत के 8 ऐसे राज्य हो गए जो कि क्या है आपके कर्क रेखा पर क्या है, मतलब स्थित है। अब थोड़ा सा हमें देखना है इनको मैप पर। देखो थोड़ा सा मैप यहाँ पे हम लोग छोटा सा ड्रॉ करेंगे और इसी पे हम लोग अपना काम कर लेंगे।
ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया का मैप। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारा कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, उसे एक बार देखिए। तो देखिए आपका ये गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी, ये ठीक है, ऐसे होके गुजरता है। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य उनको देख लेते हैं। एक तो है आपका गुजरात, गुजरात, दूसरा है हमारा राजस्थान, राजस्थान, तीसरा कौन सा हो जाता है आपका एमपी हो जाता है, एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और आपका पांचवा झारखंड, यहाँ पे J4 झारखंड, ठीक है, झारखंड। फिर हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, और ये हमारा हो जाता है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे आपके, मतलब ये हो गया कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरता है। अब हमें क्या देखना है कि कौन से ऐसे शहर हैं जो कि कर्क रेखा के क्या है, बिल्कुल पास में स्थित है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखिएगा, कर्क रेखा के निकटतम कर्क रेखा के स्थित, कर्क रेखा के सब, कर्क रेखा के पास स्थित निकटतम शहर, ठीक है, ऐसे लिखना है। कर्क रेखा के पास स्थित सबसे निकटतम शहर, कर्क रेखा के पास स्थित सबसे निकटतम शहर, ठीक है। कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कि कर्क रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो देखो एक तो हमारा जाता है गुजरात से, तो गुजरात में कौन कौन से शहर हैं जो कि कर्क रेखा के पास में, उसे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखोगे आप लोग गुजरात में कौन कौन से शहर है। तो एक है हमारा गांधीनगर, और दूसरा कौन सा हो जाता है हमारा भुज हो जाता है, ठीक है, गांधीनगर और भुज, गांधीनगर भुज। तो यहाँ पे लिखिएगा पहले नंबर पे गांधीनगर, और कौन सा भुज, ये कहाँ है दोनों, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। अब हम लोग आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में जो है वो कौन सा है आपका, वो है आपका जयपुर, जयपुर, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा दूसरे नंबर पे जयपुर, राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पर है आपके राजस्थान में। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, आपके मध्य प्रदेश से होके गुजरा था, तो मध्य प्रदेश में हम लोग देख लेते हैं उज्जैन, भोपाल और जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा आपका उज्जैन हो गया, उज्जैन हो गया, भोपाल हो गया, भोपाल हो गया, और हमारा कौन सा है जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर, जबलपुर, ये दोनों, ये तीनों कहाँ हैं, तो हमारे एमपी में है, ठीक है, उज्जैन हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, ये तीनों एमपी में है। अब हम लोग आते हैं चौथे पे, तो चौथा में आपका एक हो जाता है, आपका अब झारखंड हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो झारखंड का जो रांची है, रांची, वो क्या है बिल्कुल कर्क रेखा के पास में स्थित है, तो ये हो गया हमारा झारखंड। झारखंड के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल में आते हैं, तो वेस्ट बंगाल में भी आपके दो शहर हैं, कृष्णा नगर, दुर्गापुर, ठीक है, कृष्णा नगर, कृष्णा नगर और दुर्गापुर, दुर्गापुर, ये दोनों कहाँ हैं, तो आपके वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, कृष्णा नगर, दुर्गापुर,
कृष्णानगर, दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अब 5वें नंबर पे आते हैं, एक हमारा बच्चा है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और छठा है मिजोरम, मिजोरम। यानी कुछ कुछ शहरों का नाम ही बस आपको याद रखना है। तो त्रिपुरा में आपके, त्रिपुरा में क्या है? उदयपुर नाम का एक शहर है जो कि क्या है, इसके पास में है, उदयपुर। यानी ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, त्रिपुरा में एक उदयपुर नाम का शहर है जो कि आपके कर्क रेखा के पास में स्थित है। और अगर हम लोग मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक शहर है चंपाई, चंपाई, ठीक है, चंपाई। एक बार आप लोग मैप पर देखिएगा कि क्या जो मैम ने सारे शहरों का नाम लिखवाया है वो सही है कि नहीं है। और भी बहुत सारे शहर हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग लिमिटेड वे में चीजों को पढ़ेंगे ताकि चीजों को याद करने में आसानी हो। ठीक हो, ठीक है। तो देखिए, गांधीनगर भुज गुजरात में है, जयपुर राजस्थान, उज्जैन भोपाल, जबलपुर एमपी, रांची झारखंड, कृष्णानगर दुर्गापुर, कृष्णानगर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। त्रिपुरा कहाँ पे है? उदयपुर में है। और सॉरी, उदयपुर एक शहर है जो कि त्रिपुरा में है और यहाँ से कर्क रेखा मतलब बिल्कुल पास से होती है। जो चंपाई नाम का शहर है वो मिजोरम में है, यहाँ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हमारा एक और सवाल आता है, अब उस टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं कि जो हमारा कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है। अब हमारा टॉपिक आगे कौन आ रहा है? भारतीय मानक समय रेखा, उससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक नोट आपको लिख लेना है कि मैम जो हमारा कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है, दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? अगर राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़ होगा, लेकिन आपके एग्जाम में राज्य पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा कि किस पठार पर ये काटते हैं। तो वो प्लेटू का नाम है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में, नोट में क्या लिखना है कि कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। अभी समझ में आ जाएगा क्या है। देखो इसका मतलब मैम क्या बता रही है, देखो जैसे हमारा ये हो गया आपका कर्क रेखा। अब हमारा एक भारतीय मानक समय रेखा है जो कि हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब दोनों बात की जाए, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे वो हो गया है, थोड़ा सा ये नीचे होगा, ठीक है, लेकिन भारतीय मानक समय रेखा यहीं से होकर गुजरता है और दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, यानी दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं, वही बात आपसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो पहले कि कि कर्क रेखा, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को, एक दूसरे, एक दूसरे को, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में या बुंदेलखंड के पठार पर काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में, ओके, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ या बुंदेलखंड के पठार पर काटते हैं, ठीक है, या बुंदेलखंड पठार पर काटते हैं। तो ये बात हो गया आपका कर्क रेखा, मतलब कर्क रेखा की ये बात हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक लिखिएगा भारतीय मानक, भारतीय मानक भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, टाइम लाइन, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, ये क्या होता है वो सारी बातें जानेंगे, और इसको कहाँ से लिया गया है वो भी जानेंगे, और हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही क्यों भारतीय मानक समय रेखा माना है वो सारी बातें जानेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग इसे थोड़ा सा कुछ लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लोग लिख लो कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि हमारे इलाहाबाद के मिर्जापुर से होके गुजरता है, और ये भारत के 5 राज्यों से होके गुजरता है। पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। इतनी सारी बातें हर टीचर पढ़ाते हैं और सभी लोग बताते हैं, लेकिन इससे आगे का बात हम लोग जानेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही क्यों लिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, तो यहाँ पे पहले आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से होके गुजरता है। ठीक है, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से होके गुजरता है। ठीक है, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ठीक है, और यह भारत के 5 राज्यों से होके गुजरता है। मतलब ये लिया कहाँ से गया है वो मैंने आपको बात बताया, इलाहाबाद के मिर्जापुर से। अब ये कितने भारत के राज्यों से होके गुजरता है वो हमें थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगला टॉपिक क्या लिखेंगे, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से उसका बस आपको थोड़ा सा नाम देखना है। तो देखो, एक हमारा है आपका यूपी, दूसरा है हमारा एमपी, तीसरा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, चौथा कौन सा है, उड़ीसा है, पांचवा कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। तो ये तो हो गया बेसिक बातें जो कि हर टीचर आपको बताते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा अपने आगे की बात पर कि हमारा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो क्या है, और हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही क्यों माना, वो सारी बातें जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक मिनट, देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया का मैप बनाएंगे फिर चीजों को समझेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके इंडिया का मैप, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, कोई बात नहीं। एक मिनट, ये ज्यादा कुछ बन गया है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो देखिए, हमने क्या बताया कि जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है वो हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये हमारा
भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। मैम ये क्या है? तो थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा कुछ-कुछ बातें समझना होगा। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूँ कि हमारे भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप लोग हमें बताएँगे कि मैम जो हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है, ईस्ट में। ओके मैम, ये तो हो गया हमारे भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ठीक है। और अगर आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब अगर आप लोग क्या करते हैं 97 में से क्या करते हैं 68 को, एक मिनट, 68 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 29 डिग्री आएगा, यानी लगभग हम लोग क्या बोल सकते हैं 30 डिग्री बोल सकते हैं। और आपको मैं एक बात आज बता रही हूँ कि हमारा 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री देशांतर को बोला जाता है, यानी ये जो 1 डिग्री है वो देशांतर है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर हमारा होता है 4 मिनट। कितना होता है 4 मिनट होता है। तो हमारा जो ये पश्चिम से लेके पूर्व तक आपके देशांतर के बीच में जो डिफरेंट पाया जाता है वो कितना पाया जाता है 30 डिग्री पाया जाता है। तो आपको क्या करना है 30 में और 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री, ठीक है, यानी 120, ठीक है, 3 चौके 12, क्या हो गया, तो ये आपका 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हमारे कितने घंटे हो गए, यानी 2 घंटे हो जाएंगे, 2 आवर हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखो हमने क्या बताया कि भारत का जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक है। अब 68 और 97 डिग्री के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंट पाया जा रहा है, तो मैम 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का क्या पाया जा रहा है डिफरेंट पाया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि हमारा 1 डिग्री यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है। और डिफरेंट कितना पाया जा रहा है हमारे पूरे इस इंडिया के बीच में, यानी लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंट कितना है, तो 30 डिग्री का है। 30 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री, यानी 2 घंटे। तो आपके अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, मान लो सुबह का क्या बजता है 6 बजता है, यानी 6 बजा कब का, एक मिनट, देखो आपके हमने क्या बताया कि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है सुबह का 6 बजता है, 6 बजा कब, सुबह का 6 बजा। तो वही अगर हम लोग कहाँ जाते हैं गुजरात में आ जाते हैं, तो गुजरात में अभी क्या होगा आपका सुबह का, यानी रात ही रहेगा, अभी 4 बजेगा। ये मैम कैसे हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आपका सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो पूर्व से पश्चिम के बीच में जो हमारे देशांतर का डिफरेंट है, यानी लॉन्गिट्यूड का डिफरेंट है, वो कितना है 30 डिग्री का है। 30 डिग्री को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा 120 डिग्री आया, यानी 2 घंटे का क्या हो जाता है अंतर हो जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में 6 बजेगा सुबह का, तो आपके गुजरात में सुबह का उसी टाइम पे 4 बजेगा, क्योंकि 2 घंटे का क्या हो जा रहा है डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि हम लोग कोई एक टाइमलाइन को क्या करते हैं मानते हैं, और उसी टाइमलाइन को पूरा इंडिया क्या करेगा फॉलो करेगा। तो हम लोगों ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या करा अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना, जो कि हमारे इलाहाबाद के मिर्जापुर से होके गुजरता है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है ना, यहाँ से क्या हो जाता है कि जो आपके यहाँ से क्या हो जाता है कि जो आपके अरुणाचल प्रदेश मतलब इधर और आपके इधर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, यानी दोनों दूरी के बीच में ये क्या है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। इसलिए हम लोगों ने इसे क्या करा अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्यों लिया गया है, क्योंकि मैम हमारे
भारत में जो देशांतरों का क्या है डिफरेंट है वो 30 डिग्री है। 30 को 4 से हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं तो 120 डिग्री यानी 2 घंटे का डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए हमारे अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग समय ना हो इसलिए हमने 82.5 डिग्री को अपना एक टाइम लाइन माना और इसी टाइम को क्या करते हैं पूरे इंडिया के लोग क्या करते हैं फॉलो करते हैं। ये नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में 6 बज गया और गुजरात में अभी 4 बजा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो ये व्यक्ति 6 बजे ऑफिस जा रहा है, इसको जाने का टाइम है और इसको 4 बजे जाने का, तो ये जाएगा थोड़े रहा और 2 घंटे का इंतजार करेगा। तो ये हो गया हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो मैंने आपको बात बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं भारत के तटीय राज्य। तटीय राज्य कौन कौन से, यानी कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। देखो भारत के तटीय राज्य यानी कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखेंगे कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी देखिए हमारे भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि क्या करते हैं समुद्र से सीमा साझा करते हैं, उसे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो देखो इसके लिए हमें मैप बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है आपका अरब सी। ये आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत के कौन से ऐसे मतलब कौन कौन से ऐसे राज्य जो कि समुद्रों से सीमा साझा करते हैं। तो आपका पहले नंबर पे क्या हो गया, गुजरात हो गया जो कि समुद्र से सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र हो गया जो कि समुद्रों से सीमा साझा कर रहा है। तीसरे नंबर पे आपका गोवा हो गया, गोवा हो गया। चौथे नंबर पे आपका कर्नाटका हो गया। पांचवें नंबर पे आपका केरला हो गया, चलो यहीं पे लिख देते हैं केरला हो गया, ठीक है। और आपका छठे नंबर पे क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। सातवें नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्रा हो गया। और आठवें नंबर पे आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया। और नौवे नंबर पे हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कि क्या करे समुद्रों से सीमा साझा कर रहे हैं, समुद्र से क्या कर रहे हैं सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है मैम। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे भारत की मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। और आपके भारत में कुछ आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे क्या है कुछ आपके आइलैंड्स, जैसे यहाँ पे है हमारा प्यारा सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे क्या है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना है और फिर द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का मतलब क्या हो गया, केवल इन 9 राज्यों को देखेंगे और जब द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है, ठीक है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है उसे भी लिख लीजिए। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6
किलोमीटर है, ठीक है। द्वीपों सहित अब हमारे भारत के कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो कि क्या करते हैं, समुद्र से सीमा साझा करते हैं। तो केंद्र शासित तटीय प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित तटीय प्रदेश यानी कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरी है जो कि समुद्र से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, ऐसे लिखिए, तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा अंडमान निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है, दमन दीव। ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा है आपका? पुडुचेरी है, पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। तीसरा कौन सा है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और हमारा चौथा कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार है। तो ये हो गया आपके तटीय केंद्र शासित प्रदेश जो कि कितने हैं? 4 है। अब आपसे पूछेगा कि कौन से राज्यों की जो तटीय सीमा है वो सबसे क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है तटीय सीमा के सबसे अधिक मतलब जो क्या करते, बॉर्डर शेयर करते जो समुद्रों से, तो उसका ट्रिक क्या है? GAT यानी गेट। जी से क्या गुजरात, गुजरात की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो क्या है? सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे क्या है आपका? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। और आपके तीसरे नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है। और आपको पता होगा कि हमारा कुछ न्यू डेटा आया है जिसके अनुसार बताया गया है कि कुछ हमारे राज्यों की जो तटीय सीमा है वो कम हो गई है और कुछ राज्यों की जो तटीय सीमा है वो एक्सपैंड कर गई है, यानी उनका विस्तार हो गया है। तो न्यू डाटा के अनुसार क्या हो जाता है कि जो हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए न्यू डाटा के अनुसार क्या हो जाता है कि फर्स्ट नंबर पे तो आपका गुजरात ही है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका गुजरात है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। लेकिन सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है? तमिलनाडु आ जाता है, ठीक है, तमिलनाडु आ जाता है। और थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका न्यू डेटा हो गया जिसके अनुसार भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हो जाते हैं वो हो गया, ठीक है। तो इतना ही तक आज रखते हैं और जो हमारे भारत के पड़ोसी देश है उनको क्या करेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे भारत के कौन-कौन से पड़ोसी देश है और वो कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं, वो सारी बातें अगले क्लास में होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और ये जो क्लास का पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो जाके आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं चीज़ों को। तो सभी को जय हिंद, नमस्ते।